सिर्फ अभी हम जो ये बात करते हैं कि बच्चों को मोबाइल से हटा देते हैं, बच्चों को इंटरनेट नहीं देते हैं, डिजिटली जितने बच्चे प्रभावित हैं उससे अगर सिर्फ और सिर्फ डिटॉक्स कर दिया जाए तो क्या बच्चे सुधार हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एक जो आया है ना, एक तरफ से सोचिए तो वरदान है ये, और हम गलत यूज करके इसको अभिशाप बना रहे हैं। एक अहंकार से भरा हुआ महत्वाकांक्षा उसके ऊपर लादा जा रहा है, एक स्वस्थ महत्वाकांक्षा उसको चुनने के लिए स्वतंत्रता है। तो बच्चे कैसे इसको तय करें कि कौन सी महत्वाकांक्षा अच्छा है? जिस चीज में आपको मन लगेगा उसमें आपको तनाव जरा भी नहीं होगा, और जिस चीज में आपका मन नहीं लगेगा, जोस्ती करना पड़ेगा, उसमें आपको तनाव होगा। गवर्नमेंट का रिपोर्ट है कि 2012 से 2023 तक तकरीबन 1,27,000 बच्चे जो डॉक्टरी का डिग्री लेके तो आए हैं, लेकिन वो डॉक्टरी करने के लायक नहीं हैं। उसको भारत सरकार ने लाइसेंस नहीं दिया क्योंकि वो बच्चे लाइसेंस एग्जामिनेशन पास नहीं कर पा रहे हैं। पैसा सबसे जल्दी कमाने का तरीका क्या है कि अगर घर में आपके बच्चे जितने टेंस्ड हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, रूम बंद करके अब क्या कर रहे हैं पेरेंट्स को पता नहीं है, और उसको समाज को दिखाया जाता है कि ये बच्चा काफ़ी मेहनत कर रहा है। एम्बिशन जो है ना, एक सीमा तक ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जो ओवर एम्बिशियस आदमी हो जाएगा तो वो चिंतित रहेगा जिंदगी भर। भारत में क्या सच में एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो चुका है? अभी एक क्रेज क्या हो गया है कि अमेरिकन ग्रीन कार्ड वो हर बच्चे का लक्ष्य हो गया है। उन युवाओं के लिए, उन छात्रों के लिए जो अपने करियर के लिए परेशान है, बहुत मेहनत के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, ओशो के दृष्टिकोण से क्या बताना? एजुकेशन में आप कमजोर हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसके लिए आप जरा भी इन्फिनिटी में मत जाइए। इस दुनिया में सारे जीनियस जो है ड्रॉप आउट है स्कूल कॉलेज। सेक्सुअलिटी की फ्रीडम दो, क्या हमारा समाज इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं। स्वामी जी, ये समाज के लिए टैबू कैसे बन गया? जब हम देखते हैं, अगर खजुराहों का मंदिर देखें तो पूरी काम सूत्र उसमें उकेरा गया है, फिर हमारा समाज धीरे धीरे क्यों बंद कर दिया? बात करने से क्यों कतराने लगा? चर्चा करना ही पाप समझा जाता है, बात करना ही पाप समझा जाता है। सेक्स के विषय में आप ओशो आश्रम में ही सिर्फ बात कर सकते हैं, और इस्कॉन में आप बात कीजिए, आपको बोलने नहीं देंगे। कि उसके हिस्से को पकड़ के हम सेक्स को उतना ही दायरे तक समझ पा रहे हैं। सेक्स में कुछ भी बुरा नहीं है, सेक्सुअलिटी में सब कुछ बुरा है। काम पवित्र है, कामुकता जो है घृणित है। आपको मैं सुन रहा था तो आपने एक जगह जिक्र किया कि सेक्स खराब तो नहीं है, लेकिन सेक्स मेडिटेटिव सेक्स होनी चाहिए। ये सेक्स और मेडिटेटिव सेक्स का डिफरेंसेस क्या क्या आप है? बताता हूँ आपको डिफरेंस क्या है। स्वामी जी, ध्यान उन युवाओं में या उन व्यक्तियों में जो बेचैन हैं, जो भागम भाग दौड़ में भाग रहे हैं, रोज भाग रहे हैं, तो ध्यान उनके जीवन में कितना सार्थक हो सकता है और कितना सुकून पहुंचा सकता है? पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं मिल रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ओशो की ऐसी कौन सा दर्शन वो सुने या पढ़ें जो उनके जीवन में एक स्थिरता और आगे बढ़ने में एक सफलता की एक कदम और आगे बढ़े? एजुकेशन में दोस्तों, पलायन चाहे शिक्षा से हो, चाहे धर्म से हो, या अध्यात्म से हो, या ध्यान से हो, पलायन एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। और आज हम उस पलायन के इतने करीब से गुजर रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था से पलायन हो रहा है, हमारे जो युवा हैं धर्म से पलायन कर रहे हैं, अध्यात्म से पलायन कर रहे हैं, और ज्ञान से और चेतना से पलायन कर रहे हैं। ओशो ने कहा था कि आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था मानव नहीं बनाता है, बल्कि एक कम्पिटिटिव लाइफ को जीने के लिए तैयार कर रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि MBBS पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं प्रति वर्ष बढ़ते जा रहा है। 2025 का डाटा है कि तकरीबन 23 लाख प्लस स्टूडेंट ने नीट एग्जामिनेशन में अपीयर किया, जिसमें से गवर्नमेंट मेडिक प्राइवेट दोनों सीट्स मिला के तकरीबन 1,27,000 बच्चों का एडमिशन होता है। साथ ही इतना ही नहीं है, जब हम जेई मेंस और जेई एडवांस की बात करते हैं उसमें 14 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं, जिसमें से आपको NIT के पास, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है, काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, उसके पास 24,000 सीट्स है। उसके बाद जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके पास 18,000 के पास सीट्स है। और बच्चे इतने जो अपीयर हो रहे हैं, जो अपने ड्रीम, अपने कैरियर के लिए बेचैन हैं, सालों मेहनत करते हैं, अगर उनको सीट्स अचीव नहीं होता है तो उनकी मानसिक तौर पे उनकी क्या हालत होती है और उनके पेरेंट्स की क्या हालत। यही हालत है CUT में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसकी भी हालत है। देश की प्रेस्टिजियस जो सर्विस का जो क्षेत्र है, जिसको
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, 12 लाख संख्या में बच्चे उसमें अपीयर हो रहे हैं, जिसकी पासिंग परसेंटेज आज की डेट में तकरीबन 2 से 3% भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम दीपेन चौबे है। इस होपकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम इस होपकास्ट में आपको पहले के होपकास्ट की तरह हम बात नहीं करने जा रहे हैं, जो रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, कॉलेजेस क्या है, अब्रॉड की स्थिति क्या है या देश की स्थिति क्या है शिक्षा व्यवस्था में। आज हम बात करने जा रहे हैं चेतना के लिए, ध्यान के बारे में, आपकी जो मन स्थिति है, जो भागम भाग में आप जी रहे हैं, उसके बारे में आपको शांति और शांति में रहते हुए आप अपनी कैरियर और पाथ को कैसे तय कर सके, इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और आज हम इस बातचीत में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं, उनकी कई परिचय हैं। वो एक टेक्नोक्रेट भी हैं, राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, सरल स्वभाव के हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन का 55 से 56 साल एक ऐसे गुरु को समर्पित कर दिया। उस गुरु को आप स्वीकार कर सकते हैं, नहीं स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उनके बातों से आप असहमत नहीं हो सकते हैं। ओशो, जिनका नाम आपके सुनते जहन में कई तरह के विचार आते हैं, कई तरह के आपके मन में विचार पनपते हैं। ओशो जब जिंदा थे, जनवरी 1990 तक उनका महापरिनिर्वाण होता है। 1966-67 से आप उनके शागिर्द में रहे हैं, उनके दर्शन में उनके ज्ञान को पाए हैं, उनके दर्शन को आगे बढ़ाए हैं। और उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी आज नेपाल में ही नहीं, पूरे देश में, तकरीबन कई देशों में ओशो के जो दर्शन हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको बहुत सरलता से लोगों के बीच ला रहे हैं और उसको फैला रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 1990 में ओशो तपोवन इंटरनेशनल कम्यून का एक फाउंडर हैं, जो काठमांडू, नेपाल के राजधानी काठमांडू स्थित है। आज उतना ही नहीं, उसके साथ साथ नेपाल जैसे देश में तकरीबन 90 ऐसे सेंटर्स चल रहे हैं जिसके इनके मार्गदर्शन में जो युवा युवतियों, प्रौढ़ या जो भी देश विदेश से तकरीबन 70 से 80 देशों से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं और उसके बारे में समझ रहे हैं, ओशो के सिद्धांतों के बारे में समझ रहे हैं, अध्यात्म के बारे में समझ रहे हैं, ध्यान के बारे में समझ रहे हैं, चिंतन के बारे में समझ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व से आज हम रूबरू होंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपके मन में कुछ वो सवाल जो चल रहे हैं, जो आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं या कोई बता नहीं पाता है, तो ओशो के दर्शन और सिद्धांत के तौर पर मैं स्वामी जी से पूछना चाहूँगा और आपके प्रश्नों के साथ स्वामी जी का उत्तर आपके पास मैं लाऊंगा। चलिए जोरदार स्वागत करते हैं स्वामी आनंद अरुण जी को। स्वामी जी बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी मेरा बहुत बहुत 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूँगा बाबा विश्वनाथ से कि आप इसी तरह से युवा बने रहें, जो हम लोग को भी प्रेरणा दे कि हम लोग भी और युवा बने रहें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आप ऐसे जगह पे हैं और ऐसे समय में हैं, तकरीबन 3 जनरेशन के एजुकेशन सिस्टम को आप देख रहे हैं। एक आपका समय, एक मेरा समय और तीसरा हमारे बच्चों का समय। तो आपको ये तीनों जनरेशन के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस दिखाई दिए? ये जो एजुकेशन सिस्टम है, हम लोगों ने इंडिया में जो कॉपी हुआ सीधे इंग्लैंड से कॉपी हुआ। इंग्लैंड का शासन था, इसलिए वो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड से, जो उस समय ब्रिटिश का पूरा इंडिया में राज नहीं हो चुका था, वो आए थे क्वीन के जो वहाँ के एडवाइज़र थे, वो आए थे इंडिया को कैसे गुलाम बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जो रिपोर्ट लिया, उनका नाम मैं भूला, नाम देखो तो हाँ, तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि पहले इंडिया का जो गुरुकुल मैकली, उसने कहा कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, गुरुकुल सिस्टम था। और उसने कहा कि जब तक इस सिस्टम को हम लोग तोड़ेंगे नहीं, तब तक इंडिया को गुलाम नहीं बनाया जा सकता है। और सबसे पहले इस एजुकेशन सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। उसका जो रिपोर्ट है ना, पढ़ने लायक है। उसने कहा है कि पूरे इंडिया में घूमा उसको, उसने कहा कि मुझे उस समय 17वीं शताब्दी में भिखारी नहीं मिले, है ना, लोग सामान्य लोग संतुष्ट हैं, जबकि विज्ञान की कोई तरक्की नहीं हुई थी, लोग खुश हैं। और इनको गुलाम बनाना क्या सबसे अच्छा तरीका है कि
एजुकेशन सिस्टम को तोड़ दिया जाए और हम अब इसमें से स्कॉलर नहीं गुलाम पैदा करें यूनिवर्सिटी से। ये उसने रिपोर्ट क्वीन को दिया था, बिल्कुल, है ना। और उसके बाद ही इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चौपट किया गया। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये क्लर्क बनाने वाला सिस्टम है ना, या समझिए कि इफिशिएंट मशीन बनाने वाला है। ये आदमी बनाने वाला नहीं है, ये कोई प्रबुद्ध व्यक्ति या जागरूक व्यक्ति ये बनाने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग एजुकेशन सिस्टम से रिवेल करके आ रहे हैं, देखिए वो लोग अच्छा काम करते हैं। तो इसको ऐसे हम समझे कि ओशो ने शिक्षा में क्रांति एक प्रवचन दिया था, शिक्षा में क्रांति। उसने बोला था कि आज के हमारे शिक्षा व्यवस्था या विश्वविद्यालय या कॉलेज छात्र को नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यस। और हम लोग बातचीत करेंगे। आपका एक चीज़ मैं देख रहा था, आपने कहीं पे बोला था कि मैं दुनिया का सबसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों में से था, लेकिन जब मुझे संन्यास मिला तो मैं दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट लोगों में से हो गया। ये ऐसी कौन सी घटना थी जो आप फ्रस्ट्रेटेड थे और फिर बाद में आप दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट इंसानों में से आ जाते हैं? एक उसमें एक एजुकेशन सिस्टम का भी हाथ है मुझे दुखी बनाने में, क्योंकि मेरी जो रुझान थी शुरू से कला के प्रति थी, संगीत के प्रति थी, है ना। तो मुझे आर्ट्स पढ़ने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब जो परिवेश है कि आपका पड़ोसी का लड़का इंजीनियरिंग पढ़ने गया, मेडिकल पढ़ने गया और आपका लड़का म्यूजिक पढ़ेगा, तो समझिए कि सामाजिक अप्रतिष्ठा है ना। तो ठेल ढाल के मुझे इंजीनियरिंग में भेजा गया। मेरी अपनी जो रुझान थी वो कलाकार बनने की या संगीत की, बहुत अच्छा बांसुरी वगैरह बजाता था, वायलिन बजाता था। तो जो जब एक होता है आदमी का जो स्वधर्म है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, वह काम में आपको आनंद आता है, और जो काम आपको जबरदस्ती करना पड़ता है उसमें आपको पीड़ा होती है। तो मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने में बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि मेरे टेस्ट का वो सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन एक बार आप कॉलेज में घुस गए तो आप निकल भी नहीं सकते हैं, आपका बहुत समय और पैसा चला जाता है ना। तो एक तो पीड़ा वो भी थी, और भी कई पीड़ा थी। तो जीवन में मैं बहुत ही दुखी था, बहुत दुखी था। जब मैं ओशो से मिला तो मैं अपने को संसार के सबसे दुखी लोगों में एक गिनता था, क्योंकि पढ़ाई में मुझे मन नहीं लगता था, मेरा अपना सब्जेक्ट नहीं था। और जो म्यूज़िक वगैरह वायलिन बजाता था, बांसुरी बजाता था, तो उसमें सीखने जाता था तो मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई थोड़ी कड़ी होती है, तो मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाता था, तो उसके भी ये आ जाते थे। लेकिन जब मैं ओशो से मिला और उनसे दीक्षित हुआ, और धीरे धीरे मैंने देखा कि आनंदित होने के लिए बाहर से कुछ नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ही आंतरिक घटना है। अगर आप ठीक ढंग से जी रहे हैं, आनंद का स्रोत गलत है। हम लोग का क्या लगता था नहीं कि सुख तो सब लोग खोज रहा है, सारी दुनिया खोज रही है, खोज रही है बाहर। जो मनी माइंडेड है, जो बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं, जैसे मारवाड़ी बच्चे जो हम लोग के साथ थे, स्कूल से ही वो जो हायर सेकेंडरी में नहीं पास किए, बिजनेस में चले गए। जब तक हम लोग इंजीनियर बने तब लोग अरबपति बन गए थे, है ना। तो उनका अपना तो स्वामी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि उस समय में, उस दौर में भी, आपके दौर में भी ये प्रेशर होता था। आप साहित्य संगीत के क्षेत्र में जाना चाह रहे थे, लेकिन गार्जियन, माँ पिताजी के दबाव में आपको इंजीनियरिंग में जाना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन सिस्टम आज खराब नहीं हुआ है, ये एजुकेशन सिस्टम शुरू से ही खराब है ना। अंग्रेजों ने जो किया हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए, सबसे बड़ा जो काम किया कि एजुकेशन सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि उससे निकलते निकलते विद्यार्थी जो है ना, वो बिल्कुल या तो वो रोबोट बन जाए, कंप्यूटर बन जाए, है ना, या बहुत अच्छा क्लर्क बन जाए, ओबीडियंट सर्वेंट बन जाए, लेकिन वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो स्वामी जी, इसको देखते हुए दूसरा सवाल ये मन में उठता है कि बच्चों का जो कंडीशनिंग होता था या पेरेंटिंग होता था, एक परिवार से होता था। माँ बाप या आस पड़ोस के जो पड़ोसी होते थे या रिलेटिव्स होते थे, उनके संस्कार या उनके जो देखने के तरीके होते थे या उनको जो देख के सीखने का तरीका होता था। लेकिन ये 19वीं सदी के शुरुआती दौर से ही इसमें कुछ चीज़ें और भी इन्वॉल्व हो गया। बच्चे सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, एल्गोरिदम से सीख रहे हैं। तो क्या
सिर्फ अभी हम जो ये बात करते हैं कि बच्चों को मोबाइल से हटा देते हैं, बच्चों को इंटरनेट नहीं देते हैं, बच्चों को लैपटॉप नहीं देते हैं, तो क्या डिजिटल एज से या डिजिटली जितने बच्चे प्रभावित हैं उससे अगर सिर्फ और सिर्फ डिटॉक्स कर दिया जाए तो क्या बच्चे सुधार हो सकते हैं? या फिर जो आज के परिवेश में हमारे परिवार के सामने, माँ बाप के सामने या समाज के सामने जो एक टॉक्सिक माहौल चल रहा है परिवार से लेकर समाज तक, उसको भी डिटॉक्स करने की ज़रूरत है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक एक जो आया है ना, ये एक तरफ से सोचिए तो वरदान है ये, और हम गलत यूज़ करके इसको अभिशाप बना रहे हैं। मुझे याद है जब मुझे कॉलेज के दिनों से आर्टिकल वगैरह लिखने का भी, किताब भी लिखता हूँ तो शौक था, तो एक आर्टिकल लिखना पड़ता था तो मुझे कई लाइब्रेरी ना दौड़ने पड़ते थे, है ना। एक लाइब्रेरी में, यहाँ नेपाल में भी आया तो यहाँ उस समय, अब तो नहीं, सब बंद हो गया, यहाँ बहुत अच्छा अमेरिकन लाइब्रेरी था, ब्रिटिश लाइब्रेरी था, इंडियन लाइब्रेरी थी, चाइनीज़ लाइब्रेरी, रशियन। एक आर्टिकल लिखने के लिए मुझे कई लाइब्रेरी घूमने पड़ते थे, है ना, कई दिन लग जाते थे। आज वो मोबाइल फ़ोन से मैं सारा दुनिया का जो ज्ञान है अपने लैपटॉप से या टैबलेट से घर बैठे आधे घंटे में पता लगा सकता हूँ इस विषय पर मुझे क्या, सारा ज्ञान। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो है ये तो वरदान है। अब हम इसको वरदान को भी अभिशाप बना ले सकते हैं, है ना, बना लिया जैसे हम लोगों ने। इसका यूज जो है ये, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पॉकेट में रहती है हमेशा, और तो ये तो, और आपको कुछ सारी दुनिया, देखिए हम लोग के समय में हमारे कुछ रिलेटिव रहते थे विदेश अमेरिका, उनसे बात करने के लिए 1 मिनट का नेपाल में करीब करीब 150 रुपया लगता था। जी बिल्कुल। और वो भी जाना पड़ता था कहाँ, घर के फ़ोन से नहीं कर सकते, वो जहाँ पे आईएसडी होता था वहाँ जाइए, आप पैसा दीजिए, बैठे रहिए, तब आपको 3 मिनट के लिए 450 रुपया लग गया। जल्दी जल्दी बात कीजिए 3 मिनट में, और फिर 1 मिनट ज़्यादा हुआ तो 150 रुपया और लगा। तो कितना बड़ा टॉर्चर था। अभी मैं अपने बच्चों से जो अमेरिका में है उनसे मैं बात करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल। जब रात में, दिन में, जब यहाँ घर में बैठ के बात कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और इतना ही नहीं, वीडियो देख सकता हूँ कैसे है ना। बिल्कुल। तो ये तो वरदान है जी। वो जो हम लोगों ने वो फेज देखा है कि कम्युनिकेशन कितना डिफ़िकल्ट था, इवन लोकली भी डिफ़िकल्ट था, और अब तो वीडियो टॉक आप कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, है ना, इंटरनेट से। जी बिल्कुल। तो ये तो मैं सोचता हूँ विज्ञान ने हम लोगों को बहुत बड़ा बूंद दिया, आशीर्वाद दिया है, बहुत बड़ा। अब इसका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, क्योंकि उसमें जो सामग्री है सब कुछ है। बुद्ध पुरुषों के प्रवचन भी है, तीर्थों का वर्णन भी है, शास्त्र भी है, गीता भी है, कुरान भी है, सब कुछ है। लेकिन सबसे ज़्यादा 70% लोग क्या देखते हैं, पोर्नोग्राफी। बिल्कुल। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्वामी जी उस पर मैं आऊँगा, लेकिन इसके साथ मैं पूछूं, जैसे आपने कहा कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है, उस पक्ष पे हम आएंगे जिसका आपने जिक्र किया पोर्नोग्राफी का, उसका अगला सवाल है मेरा उस पर। अब सवाल ये आता है कि जिस तरह से बच्चों में, बच्चे तो एक इनोसेंट होते हैं, इनोसेंसी रहती है उनमें, जो पेरेंट्स बच्चों को ये चाहते हैं कि एक मशीन की तरह, जिसकी पूरी की पूरी उसका जो जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, या तो मार्क्स के आधार पे करते हैं कि बच्चों के बोर्ड्स में कितने मार्क्स आ गए हैं, उनके बच्चे का 99.9 आ गया, मेरे बच्चे का 93 आया, तो ऐसे क्यों हुआ। या फिर उसके ऊपर जब बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं +2 के बाद, तो जैसे आपने कहा कि किसी बच्चे को गिटार बजाने का मन है, लेकिन पेरेंट्स का मन है तुम गिटार क्यों बजाओगे, ये समाज में बहुत अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा है, तुमको डॉक्टर बनना है। किसी पेरेंट्स का करना है कि तुमको इंजीनियर बनना है, किसी को नर्स बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को न्यूक्लियर मेडिसिन में एक्सपर्टाइज लानी है। अब एक छोटा सा बच्चा जिसका उम्र 17 से 18 साल है, +2 करते करते, उस बच्चे के मन में भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी रहता है, महत्वाकांक्षा उसके मन में भी रहता है, उसको कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग को नहीं सुनते हैं। तो इस दौर में इस प्रश्न को देखते हुए उस बच्चे के लिए, उस पेरेंट्स के लिए एक स्वस्थ महत्वाकांक्षी
और एक ऐसी अहंकार से भरा हुआ महत्वाकांक्षा जो एक बच्चे के ऊपर लादा जा रहा है। इस दोनों में फ़र्क कैसे पेरेंट्स और वो जो बच्चा है, वो चाहे 18 साल का हो या 25 साल का हो, वो कैसे करे? एक अहंकार से भरा हुआ महत्वाकांक्षा उसके ऊपर लादा जा रहा है, एक स्वस्थ महत्वाकांक्षा उसको चुनने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन वो चुन नहीं पा रहा है। तो बच्चे कैसे इसको तय करें कि कौन सी महत्वाकांक्षा अच्छा है? क्या होता है, जैसे फैशन होता है ना, कपड़े पहनने का फैशन, ऐसे एजुकेशन का भी मैं देख रहा हूँ फैशन है। जब हम लोग स्कूल ख़त्म किए कॉलेज, तो उस समय फैशन क्या था कि अच्छे लड़के सब इंजीनियर बनेंगे, है ना, फर्स्ट डिवीज़न जिनको आएगा सब इंजीनियर बनेंगे अच्छे। उसके बाद फैशन बदला, मेडिकल हो गया। अभी थोड़ा आईटी है, आईटी बीच में आया था, बिजनेस मैनेजमेंट, सब बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं सब बिजनेस मैनेजमेंट है। अभी आईटी आ गया है, आईटी। तो ये एजुकेशन का भी फैशन बदल रहा है, और गार्जियन को इस देखना चाहिए कि हर फैशन का ड्रेस हर आदमी को सूट नहीं करता है। जी बिल्कुल, है ना, हर व्यक्ति क्या रुझान अलग है। तो गार्जियन, सबसे पहली बात है कि गार्जियन कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने वो जो ना कर सके अपने बच्चे पर थोप देते हैं। बिल्कुल, है ना, कि तुम ये, मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मैं अपने बेटे को डॉक्टर बना के दिखाऊंगा। ये इस तरह के भी गार्जियन के हैं। तो गार्जियन को पहले देखना चाहिए कि उस बच्चे का स्वधर्म क्या है, कि उसकी रुझान क्या है। उस पर कभी भी गार्जियन अपने ओपिनियन नहीं थोपना चाहिए। उसको जिस चीज़ में, देखिए, जिसमें आपको आनंद आएगा ना, उसमें आपको स्ट्रेस नहीं होगी, तनाव नहीं होगा। अभी हम जानते हैं, हमने पढ़ा, हर साल इंडिया में 18,000 बच्चे सुसाइड करते हैं। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, 7 लड़कों ने, जब तक मैं पास किया, 7 लड़कों ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनको जबरदस्ती गार्जियन ने लात मार के इंजीनियरिंग में भेज दिया था, जो उनसे होता नहीं था। है ना, तो ये जो रोग है गार्जियन का, उनको देखना चाहिए कि मेरे बच्चे की रुझान क्या, किसमें वो खुश रहेगा। जिस चीज़ में आपको मन लगेगा उसमें आपको तनाव जरा भी नहीं होगा, और जिस चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, उसमें आपको तनाव होगा। और तनाव के फिर कई उसके मेंटल और साइकोलॉजिकल, फिजिकल बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल, ये देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरह से पेरेंट्स बच्चों को किसी भी अलग अलग कोर्स में भेजें जिसमें बच्चे का रुचि नहीं है, वो चाहे नेपाल और भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम देशों की ये रिपोर्ट्स हैं। अगर आज के डेट में आप इंजीनियरिंग के जो बच्चे को देखिए, उनके पास डिग्री तो है, लेकिन उनसे अगर उस सब्जेक्ट मैटर पे आप कुछ पूछिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जो स्टूडेंट है उसको कोडिंग तक नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी चीज़ आपको मैं भारत में ये भी बता दूं कि भारत में तकरीबन प्रति वर्ष जो बाहर डॉक्टरी पढ़ने के लिए कम पैसे में बच्चे जाते हैं, उनकी संख्या 30 से 35 हज़ार है। क्वालिटी नहीं है, शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लैब नहीं है, पेशेंट का कोई वैसा एक्सपोजर नहीं है। वो बच्चे पिछले 12, ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है कि 2012 से 2023 तक तकरीबन 1,27,000 बच्चे जो डॉक्टरी का डिग्री लेके तो आए हैं, लेकिन वो डॉक्टरी करने के लायक नहीं हैं। उसको भारत सरकार ने लाइसेंस नहीं दिया क्योंकि वो बच्चे लाइसेंस एग्जामिनेशन पास नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स करोड़ों के कर्ज लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, या वो बच्चे जो पिछले 15-20 साल से अपने कैरियर के लिए जिसके लिए वो गए थे उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है कि वो मानसिक तौर से संतुलन में रहें? देखिए, अभी एजुकेशन जो हो गया है ना, बहुत कमर्शियल। हमारे दोस्त लोग भी कई कर रहे हैं। पैसा सबसे जल्दी कमाने का तरीका क्या है? मेडिकल कॉलेज खोल दो। अरे ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो मेडिकल, अब हमने इंजीनियरिंग जो पढ़ा तो मेरा कॉलेज फी जानते हैं कितना था? 12 रुपये महीना था। बिल्कुल। अभी एडमिशन में ही लोगों को कई लाख देने पड़ जाते हैं, है ना, कई लाख देने। मेडिकल में तो बहुत ज़्यादा, इंजीनियरिंग में भी अभी बहुत देना पड़ता है। तो ये तो एकदम ख़त्म होना चाहिए कि ये बड़ा कमर्शियल हो गया है, एजुकेशन सिस्टम बहुत कमर्शियल हो गया है ना। तो ये याद होगा आपको, हम लोग के समय में जो MD करते थे ना, MBBS करने के बाद इंजीनियरिंग में भी जो मास्टर करते थे, तो हमको गवर्नमेंट पैसा देती थी पढ़ने के लिए। बी तक, देखिए मैं बताया, मैं बी इंजीनियरिंग पढ़ा तो मेरी कॉलेज फी 18 रुपये थी, 12 रुपये थी, और ME करने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती थी। जी बिल्कुल, है ना। आज ME करने के लिए भी आपको पैसा देना है, बहुत डोनेशन देना है।
बीई करने के लिए, एमबीबीएस पढ़ने के लिए भी देना है, एमबीबीएस पढ़ने के लिए सब मिला जुला के सोचिए तो आजकल तो 1 करोड़ रुपया लग जाता है उसको, सब अगर जोड़ा जाए। ये बहुत कमर्शियल हो गया एजुकेशन सिस्टम, इसको तोड़ना चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए। ये जैसे पहले था कि जो मेधावी छात्र हो जाए उसमें पढ़ें, और ये व्यापार जो करने वाले हैं वो मेडिकल कॉलेज नहीं खोले, व्यापारी लोग अभी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, और व्यापारी लोग जो अभी हैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, आईटी खोल रहे हैं, क्योंकि उसमें सबसे जल्दी पैसा कमाने का तो धंधा पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। और सेकंड में एजुकेशन है। तो जितने पॉलिटिशियंस हैं वो उतने एजुकेशनिस्ट हो गए हैं, उन्हीं के कॉलेज हैं, उन्हीं के कॉलेज है, पैसे वालों तो ये दोनों एक ही साथ चल रहा है। चल रहा है। स्वामी जी, एक चीज़ और इस बीच में एक ट्रेंड चला है कि अगर घर में आपके बच्चे जितने टेंस्ड हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, रूम बंद करके अब क्या कर रहे हैं पेरेंट्स को पता नहीं है, और आते हैं बहुत बेचैनी में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और उसको समाज को दिखाया जाता है कि ये बच्चा काफ़ी मेहनत कर रहा है, इसलिए काफ़ी टेंस्ड है, काफ़ी चिंतित है। ओशो इसको किस नज़रिया से देखते हैं? क्या चिंता सफलता का एक मार्ग है, या कहीं रुक के मुझे ठहर के अपने आप पे सोचने की ज़रूरत है? देखिए, चिंता क्यों होता है? सबसे देखिए, जब व्यक्ति ओवर एम्बिशियस हो जाता है, एम्बिशन जो है ना एक सीमा तक ठीक है ना, लेकिन उससे ज़्यादा जो ओवर एम्बिशियस आदमी हो जाएगा तो वो चिंतित रहेगा जिंदगी भर। जी। वो कॉलेज में ही नहीं, जो अगर प्रोफेशन में आया और उसका अगर एम्बिशन मतलब बिजनेस कमा रहा है, मान लीजिए कि वो 1 लाख रुपया सैलरी कमा रहा है, लेकिन उसकी एम्बिशन है कि हमको 5 लाख सैलरी मिलनी चाहिए, तो दुखी रहेगा। और एक दिन वो 5 लाख कमाने लगेगा जब सीनियर हो जाए थोड़ा, तो उसकी एम्बिशन जो है सो 10 लाख पर चली जाती है। एम्बिशन ऐसी चीज़ है जो कभी भी रुकती नहीं, आगे बढ़ती ही चल जाती है। बिल्कुल। और क्षितिज की तरह कहीं मिलती नहीं है। तो ये जो महत्वाकांक्षा का रोग, ये भी मैं इसको रोग कहता हूँ, महत्वाकांक्षा को, है ना। ये महत्वाकांक्षा एक रोग है, बहुत महारोग है। अच्छा। इसके कारण ही चिंता, और इसी के कारण लोग दुखी हैं। क्योंकि देखिए, आदमी की जो नीड्स है ना बहुत सिंपल है, डिज़ायर्स जो है कॉम्प्लिकेटेड है। ओके। नीड्स क्या है? एक आदमी का एक सुखी जीने वाने के लिए चाहिए उसको थोड़ा खाना अच्छा मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, और थोड़ा सा प्रेम। बिल्कुल। ये लव को भी मैं नीड्स ही मानता हूँ, है ना। तो इतनी चीज़ है नीड्स। लेकिन देखिए, तो एम्बिशन का कोई अंत है? घर है आपके पास तो 2 कमरे का घर है तो नहीं, 2 कमरे का नहीं, हमको 4 कमरे का चाहिए। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल नहीं, कार चाहिए। कार है तो लेटेस्ट मॉडल का चाहिए। अब एम्बिशन का कोई अंत ही नहीं है। तो अभी का जो समाज है उसको ये सिखाना पड़ेगा कि एम्बिशन जो है महारोग है, कैंसर से भी खतरनाक रोग है, और इसकी कोई इलाज नहीं है, और इसका कोई अंत नहीं है। एम्बिशियस आदमी देखिए, 2 ही चीज़ हो सकता है, आइदर यू कैन लिव एंड एंजॉय द लाइफ, और यू कैन डिज़ायर फॉर ए बेटर लाइफ। बेटर लाइफ कहीं है नहीं। आज अगर आपको जीना आता है तो दिस इज द मोस्ट बेटर लाइफ, और आपको जीना नहीं आता, आप सोचता है कि आज के बच्चे जो सोचते हैं कि जब तक हम अमेरिका नहीं जाएंगे ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। नेपाल के बच्चे को तो सब स्कूल से निकलते, कॉलेज से कॉलेज में पढ़ते सब है वो इंटरनेट पर खोजने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका ये नेपालियों बच्चों का लक्ष्य है। जो गया वो जो भोगता है उससे पूछिए, जो नहीं गया वो यहाँ भोगता है। दोनों दुखी होते हैं। तो आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि नेपाली बच्चों का ही ये दर्द नहीं है। अगर 2025 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा देखिए तो लास्ट ईयर अलग अलग देशों में 18 लाख इंडियन स्टूडेंट अपने हायर एजुकेशन के लिए गए हैं। ये 2 तरह से 2 संभावनाओं को ये दर्शाता है। एक तो यह दिखाता है कि भारत में क्या सच में एजुकेशन सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, क्या भारत में जो विश्वविद्यालय है या जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, क्या वहाँ पे पढ़ाई नहीं है? अगर पढ़ाई है तो किस तरीके की पढ़ाई है? क्योंकि बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों को अच्छे से ज्ञान नहीं मिल रहा है, स्किल नहीं मिल रहा है। और जो बच्चे विदेश की तरफ झुक रहे हैं, जिनका रुझान है, क्या वो बच्चे सच में पढ़ने जा रहे हैं या फिर उसके पीछे कुछ और लक्ष्य है? और कारण है। वो मुख्य कारण क्या है? अभी एक क्रेज क्या हो गया है, अमेरिकन ग्रीन कार्ड। ओके, ग्रीन कार्ड। हाँ जी। या
PR जिसको कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, जी जी वो हर बच्चे का लक्ष्य हो गया जी। है ना। ग्रीन कार्ड मिल जाए, PR मिल जाए, सिटीजनशिप, उसके बाद सिटीजनशिप मिल जाए, है ना। तो अब जिसके पड़ोस के बच्चे चले गए और जिसका बच्चा नहीं जा रहा, उसका माँ बाप भी डिप्रेशन में है। अच्छा। बच्चा ही नहीं, माँ बाप भी डिप्रेशन में है कि मेरे बच्चे को कनाडा में एडमिशन नहीं मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन नहीं मिल रही है। ये एक तरह का सोशल प्रेस्टीज भी हो गया है। पर आप पूछेंगे कि आपके बच्चे, मैंने देखता हूँ नेपाल में भी, किससे पूछता हूँ कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो बड़ा बड़ा बहुत ही इसमें कहेंगे मेरा लड़का कनाडा में पढ़ रहा है, तो चेहरे पर उनके पूरे अहंकार। मतलब ये नेसेसिटी नहीं है, ये सोशल स्टेटस बन गया है। ईगो है, ईगो है और सोशल स्टेटस बन गया है कि उनके बच्चे अगर यूएस में हैं तो मेरे बच्चे कनाडा में क्यों नहीं हो। वो शिक्षा से उसका कुछ लेना देना नहीं। आसपास के पड़ोसी के बच्चे चले गए या भाई का लड़का चला गया तो मेरा बच्चा नहीं जाएगा, तो परिवार में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। ये सब जो सोशल स्टेटस की चक्कर में सारी चीजें, ये जो विदेश में बच्चे हैं वो भी कोई सुखी नहीं है। जी बिल्कुल। जीवन अगर देखिएगा, मुझसे पूछिएगा तो जितना हम लोग नेपाल में सुखी हैं उतना मैं अमेरिका में लोगों को सुखी नहीं देखता हूँ। स्वामी जी, ये सारी चीज़ों का उपाय क्या है? बच्चे या पेरेंट्स अपने आप को ये सोशल स्टेटस जो दिखाने की बात है, या जो कम्पिटिटिव एज में भागम भाग लगा है, दौड़, रोज़मर्रे की ज़िंदगी में हम दौड़ रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, हम खुद से बेचैन हैं, अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में उन पेरेंट्स या बच्चों को क्या करना चाहिए? नहीं, पेरेंट्स को भी पहले ये तो बड़ा बच्चों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, बच्चों में कॉम्प्लेक्स ना हो, उनको देखना चाहिए कि बच्चा किस फील्ड में आगे। हो सकता है वो फुटबॉल खेल के फुटबॉलर बन जाए, उसमें ज़्यादा नाम कमाएगा, पैसा भी ज़्यादा कमाएगा, है ना। आजकल फुटबॉलर और क्रिकेटर क्या इतना तो कौन पैसा कमाता है। तो देखना चाहिए कि बच्चे का टैलेंट किस चीज़ में है ना। अगर वो गेम में ही नाम कमा सकता है, पैसा कमा सकता है, एक से एक लोग क्रिकेट में वर्ल्ड फेमस हो गए हैं, बिल्कुल, फुटबॉल खेल के हो गए हैं। तो गार्जियन को देखना चाहिए, समझदार, क्योंकि बच्चे को तो समझ होती नहीं है कि मेरे लड़के का टैलेंट क्या है, क्या ये बन सकता है। तो जो वो बन सकता है उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। कलाकार बन सकता है तो कलाकार जितना पैसा कमाता है, अगर ठीक ढंग का कलाकार हो जाए, अमिताभ बच्चन के इतना कौन इंजीनियर डॉक्टर कमाएगा, बिल्कुल, है ना। तो अगर वो कलाकार बन सकता है तो उसी में उसकी प्रतिभा को निखारना चाहिए। स्पोर्ट्समैन बन सकता है, उसी में निखारना चाहिए। साहित्यकार किस चीज़ में नाम कमा सकता है, काम वो देखना। अभी गार्जियन को आजकल वही मैंने बताया ना, अभी आजकल IT, सब लोग IT मेडिकल। तो ये रोग है, ये गार्जियन का दोष है। और बच्चा तो बेचारा नासमझ होता है, उसको तो गार्जियन जिधर थोपते हैं उधर जाता है, बाद में पछताता है वो। हम लोग भी बाद में पछताए कि हम लोग ने क्या गलती की। तो गार्जियन को बड़ा समझदार होना चाहिए कि बच्चे के साथ हिंसा है, कोई भी काम आपसे जबरदस्ती कराया जाए तो हिंसा है। जी बिल्कुल सही। ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, पिछले 1 दशक में ये देखने को मिला है कि जो व्यक्ति असफल है उसमें तो खालीपन है ही, जो व्यक्ति सफल भी हो गया या जो पढ़ना था उसको पढ़ लिया, नौकरी में जहाँ तक पहुँचना था पहुँच गया, फिर भी उसके मन में शांति और सुख नहीं है, उसके अंदर भटकाव ही है। और जो आदमी जितना सफल हुआ है उतना ही भटकते जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, आपकी सफलता का मापदंड क्या है? हम तो जो आदमी दुखी है उसको सफल मानेंगे ही नहीं, है ना। सफलता का आपका मेजरिंग स्केल क्या है? मैं तो सफलता का मेजरिंग इसके लिए मानता हूँ कि जिसके चेहरे पर शांति हो, आपकी तरह मुस्कुराता हो, है ना, हंसता हो और ज़िंदगी को एंजॉय करता है, वो सफल है ना। अब उसके बैंक में 10 करोड़ है या 1 करोड़, क्या फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल। जनरली आप देखिएगा जिनके बैंक में जितना जीरो बढ़ता जाता है उनके चेहरे पर तनाव की रेखा उतनी बढ़ती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मरते समय भी जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है वो बहुत दुखी मरते हैं। उनको चिंता लगी रहती है, इतना पैसा छोड़ के मैं से बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो पैसे कोई इंजॉय नहीं कर पाते। ये कंपटीशन है कि हम अपने शहर के सबसे धनी व्यक्ति हो जाएं या मेरा घर सबसे बड़ा ऊंचा हो जाए। यह सब मानसिक रोग है,
इसकी इलाज होनी चाहिए। इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए कि ये आदमी का लड़का इतना कमा रहा है तो बड़ा सफल। नहीं, सफल वो है जिसका लड़का हंसता रहता है, खेलता है, स्वस्थ है ना, आनंदित है, परिवार के साथ प्रेम से जीता है, वह आदमी सफल है। स्वामी जी, ये क्वेश्चन सवाल जवाब का दौर जारी रहेगा, लेकिन बीच बीच में हम चाहेंगे कि आपके बारे में भी हम जानते रहें। जब मेरा रिसर्च टीम आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, आपको सुन रहा था या आपके लिखे हुए किताबों को पढ़ रहा था, तो आपने एक जगह बोला है कि जब आपने संन्यास लिया तो आपकी माताजी काफ़ी दुखी हो गई और जितना डांट फटकार लगाना था उतना तो लगाई ही लगाई, इतना तक ही नहीं रुकी वो पुणे तक पहुंच गई कंप्लेन करने। और ओशो ने उनको बहुत सम्मान के साथ बहुत ज़्यादा समय दिया, दूसरे को बहुत कम समय 2-3 मिनट, लेकिन माताजी को काफ़ी समय दिया। माताजी और पिताजी दोनों कंप्लेन करने गए थे। अच्छा, पिताजी भी थे उसमें। हाँ, तो ये लड़का जो है बिगड़ गया मेरा। तो माताजी का क्या कंप्लेन था और ओशो ने माताजी को कैसे समझाया और फिर माताजी आपके संन्यास को कैसे स्वीकार कर ली? देखिए, एक तो हर गार्जियन का क्या लालसा रहता है। मेरे पिताजी गवर्नमेंट में बड़े अफसर थे यहाँ। जी बिल्कुल। यहाँ जैसे इंडिया में गवर्नर नहीं कहते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे यहाँ पहले उसको बड़ा हाकिम कहते थे नेपाल में, देवर इंग्लिश में उनको गवर्नर ही कहते थे। तो बहुत अच्छे पद माना जाता है। मेरी माँ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। तो ये लोग बहुत एम्बिशियस मेरा फैमिली था। जी। और अब उन लोगों का था कि भाई मेरा लड़का भी पॉलिटिक्स में आए, मिनिस्टर बने, या सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए अगल बगल के। और मैं बन गया सन्यासी इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी। तो उन लोगों के सपने में महत्वाकांक्षा को बहुत चोट लगी। एक ही लड़का मैं था। लोग चाहते थे कि जो उनका लाइन था उसमें आगे बढ़े। तो वो लोग दुखी थे। और मेरा और भी पारिवारिक जीवन भी बड़ा डाइवोर्स हो गया, मेरी पत्नी के साथ भी हुआ था, वो सब भी। तो वो लोग उससे भी दुखी थे क्योंकि ये इधर पारिवारिक जीवन में भी इसका सुखी नहीं। लेकिन मैं बिल्कुल सुखी था भगवान के साथ। जी बिल्कुल। बल्कि ओशो के साथ दीक्षा लेने के बाद मैं हंसने लगा और अभी भी नाचता हूँ। 82 ईयर्स की एज में भी मैं बहुत अच्छी तरह से नाचता हूँ। तो मैं तो बहुत सुखी था, लेकिन मेरे गार्जियन बहुत दुखी थे। इसीलिए बोला कि बाबा विश्वनाथ से कि आप इसी तरह यंग बने रहें, युवा बने रहें, 82 नीचे जाते जाए, ऊपर न बढ़े। स्वामी जी, एक चीज़ और अभी देख रहा है जो सोशल मीडिया के, जिस पे हम लोग उस बातचीत को रोके थे, कि सोशल मीडिया का आज का एक दौर जो बोले आपने कि एक तो बहुत बड़ा ऐसा है कि आविष्कार है कि हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया है। हम कहीं ना कहीं बहुत आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। जितने मुझे रिसोर्सेज चाहिए वो चंद मिनटों में मुझे अवेलेबल हो जाता है। लेकिन दूसरा इसका पक्ष आज के डेट में जितने भी सोशल मीडिया हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, तमाम तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। और उस प्लेटफॉर्म्स में ये देखने को मिल रहा है कि एक न्यूडिटी को, एक नग्नता को रोकने के लिए उससे ज़्यादा नग्नता, उससे ज़्यादा न्यूडिटी हम कैसे करें। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको हम कभी देखे नहीं हैं, जिसको हम कभी जान नहीं रहे हैं, और हर मिनट में हम ये कोशिश कर रहे हैं देखने कि मेरे लाइक्स कितने आए, मेरे कमेंट्स कितने आए। तो ये जो सेक्सुअलिटी को जो सोशल मीडिया पे परोसा जा रहा है या रखा जा रहा है, तो क्या इसका असर जो जेनजी है या जो टीनेजर्स हैं या बिलो 25 हैं, उनको कहीं सेक्स की तरफ प्रेरित तो नहीं कर रहा है, और वो जाने अनजाने में बिना जाने क्या सही क्या गलत उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि सेक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जहाँ पे हर व्यक्ति, हर उम्र के लोग आकर्षित होते हैं। क्या ये सेक्स की तरफ, काम वासना की तरफ जो आकर्षण है, तो उन युवाओं के कैरियर या अध्ययन या स्टडी में कितना बड़ा बाधा बन सकता है? बहुत बड़ा। देखिए, इसको आप जड़ से समझिए। सेक्सुअल मैच्योरिटी कब, कितने उम्र में होती है? गवर्नमेंट के हिसाब से 18 और 21। नहीं, सेक्सुअल मैच्योरिटी जिस समय आदमी के, वो तो गवर्नमेंट का जो है दूसरा है कि मैरिज के लिए सेक्सुअल मैच्योरिटी तो 14 साल में हो जाती है। जी बिल्कुल। आदमी के काम वासना जग जाती है। स्त्रियों का जब मासिक धर्म शुरू हो जाता है, पुरुष का भी जो, तो 14 साल में हो जाती है।
तो एक समय था जब हम आपके दादा के समय, मेरे दादा के समय, जी जी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी का एज और मैरिज का एज एक ही था, बिल्कुल है ना। जी लड़की उस समय तो है कि लड़की का मासिक धर्म हुआ उसके बाद उसकी शादी हो ही जानी चाहिए। जी जी हाँ, तो क्या था कि जब सेक्सुअल मैच्योरिटी और मैरिज का एज लगभग बराबर था तो सेक्सुअल सप्रेशन हो ही नहीं पाता था, है ना। आज क्या हो गया देखिए, बिकॉज ऑफ इंटरनेट और सोशल मीडिया एंड फिल्म्स एंड स्ट्रेस, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का एज है अब लड़कियों को 10 साल में मेंस्ट्रुएशन होने लग गया बिल्कुल। है, और लड़के जो हैं सेक्सुअली 10-12 साल में ही सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं, है ना। जो 14-15 में होते थे, तो मैच्योरिटी का एज घट रहा है घट रहा है। और मैरिज का एज कहाँ जा रहा है। जो बढ़ रहा है। 14-15 साल में मैरिज होती थी, धीरे धीरे 18-20 हुआ। अब क्या हो गया, अब मेडिकल पढ़ते हैं तो आप एमडी कीजिए, एमडी करने में कम से कम 30 साल तो आपकी उम्र हो जाएगी, जी बिल्कुल। है ना। अब इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं तो मास्टर उस्टर करते करते आपको 30 साल हो जाए। उसके बाद भी अगर आज जब आपके पास कमरा नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो शादी मत कीजिए। अभी ये फैशन चला है कि भाई यू शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन लाइफ देन ओनली यू कैन मैरी। उसमें आपको 5 साल और लग जाएगा। तो 35 साल में आप शादी के लिए सोशली क्वालिफाइड होते हैं और सेक्सुअली क्वालिफाइड हो जाते हैं 14 साल 12 साल 12 में। साल में। तो 12 साल और 35 साल के बीच में कितना फर्क है, काफ़ी गैप है। कितना हुआ, 27 साल का फर्क है। हाँ, जी बिल्कुल। तो आदमी 27 साल क्या करेगा, मास्टरबेशन करे, कितना करेगा मास्टरबेशन, उसका भी एक लिमिट है। उसका एक लिमिट है। बिल्कुल। और ये एक अननेचुरल चीज़ है मास्टरबेशन, बिल्कुल। है ना, अननेचुरल चीज़ है। और उसमें आज सोशल मीडिया मदद कर रही है। बिल्कुल। इतनी पोर्नोग्राफिकल सब्जेक्ट है, इतने हैं, तो स्कूल से ही बच्चे उसको देखने लग जाते हैं, कॉलेज में देखते हैं, इजी अवेलेबल है। हाँ इजीली अवेलेबल। तो इसको तोड़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी जो सेक्सुअल स्ट्रेस है बच्चों में, कि शादी होगी आपकी 35 साल में, आप सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं 12 साल में। ये जो लंबा गैप है, इसमें आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा परवर्टेड हो जाते हैं, है ना। और आजकल तो सेक्स टॉयज मिलने लगी है। जी ना? बिल्कुल। आप खरीद ले सकते हैं, प्लास्टिक की लड़की खरीद सकते हैं, वो भी इजी एक्सेस हो गया। हाँ, वो भी अवेलेबल हो गया। समाज में दुकानें बन गई है सेक्स टॉयज की, है ना। तो ये बड़ा आर्टिफिशियल हो रहा है। तो हमारा तो कहना है कि सबसे पहले आपको सेक्स को हेल्दी करना होगा, बहुत आवश्यक चीज़ है। फूड को हेल्दी करना है, लाइफ स्टाइल को हेल्दी करना है, सेक्स को भी हेल्दी करना होगा। तो उसका 2 ही उपाय है, या तो आप मैरिज एज को सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज के नज़दीक लाइए, जी बिल्कुल। जो आज का इकोनॉमी अलाउड नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। इकोनॉमी अलाउड नहीं करता है। जब तक आदमी कमाएगा नहीं तब तक शादी होगी नहीं। तो दूसरा उपाय क्या है कि आप सेक्सुअल फ्रीडम दीजिए। बिफोर मैरिज को, रिलेशनशिप को भी आप एक्सेप्ट कीजिए, जो अभी तक नेपाल और इंडिया का समाज हो रहा है, सब कुछ रहा है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हाँ, उसको पर्दे के पीछे हो रहा है। उसको डार्क जोन में रखा हुआ है। डार्क रूम में हो रहा है। तो डार्क रूम में जो चीज़ होती है वो स्ट्रेस बनाती है, किसी को पता चल जाएगा। कानूनन भी अपराध है। अभी तक कानून भी ऐसा गंदा है कि बिना मैरिज का आप जो सेक्स करते हैं तो वो भी अपराध है। तो इसलिए इसके मामले में उसको की जो उद्देश्यना है उसको समझना पड़ेगा कि काम जो है बहुत बड़ा पावर है और मनुष्य की बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन भी है और उसकी बहुत बड़ी समस्या भी है। इसको आपको साइंटिफिक ढंग से हैंडल करना चाहिए। आइदर ब्रिंग मैरिज एज डाउन, जो कि पॉसिबल, इकोनॉमी अलाउ नहीं कर, पॉसिबल नहीं है, तो आप सेक्सुअल फ्रीडम को अलाउ कीजिए बिफोर मैरिज। हम लोग इसके पक्ष में है ना। बिफोर मैरिज भी रिलेशनशिप आप अलाउ कीजिए, ताकि आदमी पोर्नोग्राफी में, मास्टरबेशन में और न ये सेक्सुअल टॉयज में, ये सब बहुत आर्टिफिशियल चीज़ है और इसके बड़े ख़राब असर पड़ते हैं। तो अननेचुरल हो जाता है आदमी। फिर क्या हो जाता है, आप देखिएगा जो लोग सेक्सुअल पोर्नोग्राफी और इसमें डेवलप होते हैं ना, फिर नेचुरल सेक्स में उनको संतोष ही नहीं होता नहीं होता है। उतना एक्साइटमेंट नहीं है ना वहाँ, तो आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट है। तो इस तरह से सेक्सुअल लाइफ आजकल सब नवयुवकों का गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो गया है। और ये बहुत बड़ा मन को असर पड़ता है, शरीर को असर पड़ता है, उनकी मोरालिटी को असर पड़ता है। इसके लिए एक बड़ा रिवोल्यूशनरी दृष्टिकोण चाहिए, यही कि जब सेक्सुअल वो मैच्योर्ड हो गए। एक तो मैं इसके बड़ा विपक्ष में हूँ, जो हम लोग के समय अब तो टूटा है,
पहले क्या था कि गर्ल्स स्कूल अलग होता था, बॉयज स्कूल अलग, अभी भी है, अभी भी है। अभी भी ये टूटना चाहिए, है ना। देयर शुड बी को एजुकेशन। उसका एडवांस वर्जन को एजुकेशन, कोएड हो गया है। हाँ, को एडमिशन होना ही चाहिए। लेकिन कोएड में भी स्वामी जी एक समस्या है, कोएड में भी एक लड़का या लड़की एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। एक साइड में लड़कियां बैठती हैं और एक साइड में लड़के बैठते हैं। ये सब कुछ तो कहने के लिए कोएड है, रियलिटी में कोएड है नहीं। आश्रम में भी हम ओशो के पहले जितने हम 7-8 आश्रमों में दीक्षित थे, तो हर आश्रम का नियम यही था कि डोरी बनी रहती, कहीं कहीं पर्दा टकरा रहता था। तो स्त्रियां जो साधिका थी वो एक तरफ बैठती थी और पुरुष साधक एक तरफ बैठते थे, बीच में पर्दा लगा रहता था। गुरु दोनों को देख सकता था और हम लोग जवान थे, बगल में कौन लड़की बैठी उसको देखने की कोई फुर्सत नहीं थी। कोई इतना ही नहीं, जब कुछ संस्था में मैं था उसमें तो ऐसा था कि जब गुरु का प्रवचन खत्म हो गया, जी। उसके बाद छुट्टी हुई, घंटी बजी, तो लड़कों को कहा जाता कि आप नहीं उठ सकते, आप बैठे रहिए। लड़कियां, महिलाएं उठेंगी, लड़कियां उठेंगी, और जब वो चौराहे पर पार चली जाएंगी 10 मिनट के बाद, क्योंकि रास्ते में ना कहीं देख लीजिए। बिल्कुल। ऐसा समाज जो स्त्री को पुरुष को मिलने न दे, हंसने न दे। देखिए यही एक आश्रम है जिसमें हम लोग इस तरह से हंस बोल खेलते हैं, नाचते हैं साथ। अभी भी आप देखिए बहुत आश्रमों में साथ साथ नाचने की आज़ादी नहीं है, साथ साथ बात करने की आज़ादी नहीं है ना। तो इसलिए ओशो ने एक स्वस्थ समाज बनाया है। अगर आप सेक्स से फ्री कहीं देख, लोग कहते तो ओशो को सेक्सुअल गुरु कहते हैं, लेकिन मैं गारंटी दे के कहता हूँ, अगर सेक्स से फ्री समाज आपको देखना है तो आप ओशो आश्रम में देखिए। इस यहाँ किसी के लिए सेक्स कोई समस्या नहीं है जी, बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और कोई कुंठा नहीं है बनी हुई है। तो इसलिए आपको बड़ा वैज्ञानिक ढंग से, साहसपूर्ण ढंग से लोगों को साथ जीना सिखाना पड़ेगा। देखिए प्रकृति में हमारे यहाँ कहते हैं 84,000 योनि है, कहते इतने जानवर हैं, इतने कोई जानवर मास्टरबेशन करता है? नहीं। किसी भी जानवर में जो है प्रोस्टिट्यूशन है? नहीं, है ना। ये सारे रोग, सबसे जो विकसित प्राणी है 84 योनि में, हम कहते हैं कि मनुष्य होने के लिए सबसे गुजर के सबसे विकसित जो प्राणी है, उसी में ये सारे रोग कहाँ से आ गए? होमोसेक्सुअलिटी है किसी जानवर में? कहीं नहीं है, प्रकृति में कहीं नहीं है। जो प्रकृति में रोग कहीं नहीं है, वो प्रकृति के सबसे विकसित प्राणी में कहाँ से आएगा? नहीं आना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। ये रोग आ रहा है हमारी बेवकूफ़ी से, ये दूर किया जा सकता है। तो स्वामी जी, आपने कहा कि अगर ओशो आश्रम में या ओशो कम्युनिटी जितना है, यहाँ पे सेक्सुअलिटी कोई इशू नहीं है, तो इसको एक दर्शन, एक आदर्श मान के इसको कैसे समाज में हम फैला सके कि सेक्सुअलिटी को, मतलब फ्री सेक्स करो, सेक्सुअलिटी को फ्रीडम दो। क्या हमारा समाज इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं, इसका मतलब प्रवर्शन नहीं है कि आप उसको दुरुपयोग नहीं है। देखिए, जो मनुष्य की स्वाभाविक चीज़ें हैं, जैसे भोजन हमारी मनुष्य की स्वाभाविक चीज़ है। आप कहिएगा 3 दिन उपवास करो, तो 3 दिन में उपवास करेगा युवा व्यक्ति, और 3 दिन उपवास करेगा जबरदस्ती, तो 24 घंटा सोचेगा क्या? खाने का सोचेगा। बिल्कुल। या चोरी करके खाएगा, छुपा के खाएगा, है ना। सेक्स के मामले में यही हो रहा है। आप जबरदस्ती ब्रह्मचर्य को थोप रहे हैं। ब्रह्मचर्य जो है एक अननेचुरल स्थिति है। वो नेचर में देखिए, तो कोई बंदर ब्रह्मचारी आपने देखा है? कोई हाथी ब्रह्मचारी देखा है? कोई जानवर ब्रह्मचारी देखा है? प्रकृति में ब्रह्मचर्य कहीं नहीं है। ये मनुष्य के रोग है, ये इट इज ए डिजीज। ये कोई गुण नहीं है। मैं कहता हूँ 1000 में एक आदमी नेचुरली ब्रह्मचारी हो सकता है जी, बिल्कुल, लेकिन वो होगा 1000 में एक। आप हजारों को ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, है ना। एक हो सकता है, उसकी इतनी मैच्योरिटी हो या पिछले जन्म का उसका संस्कार हो। 1000 में एक आदमी हो सकता है जिसका सेक्स में कोई इंटरेस्ट ना हो, बचपन से ही ना हो। वो बहुत रेयर है, लेकिन 999 का तो इंटरेस्ट है। लेकिन आप तो सबको ब्रह्मचारी पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मचारी धर्म है ना। विवाह के पहले सबको ब्रह्मचारी रहने चाहिए। अरे अब विवाह 14 साल में होता था, अब होता है 34 साल में। 20 साल कैसे ब्रह्मचारी रहेगा वो? स्वामी जी, ये समाज के लिए टैबू कैसे बन गया? जब हम देखते हैं, अगर खजुराहो का मंदिर देखें तो पूरी काम सूत्र उसमें उकेरा गया है। अगर मैं पुरी के
सूर्य मंदिर देखूं, वहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में वर्णन है, इवन वहाँ चित्र तक बनाया गया है। फिर हमारा समाज धीरे धीरे इस सब्जेक्ट मैटर पे, इस विषय वस्तु पे बात करना क्यों बंद कर दिया, बात करने से क्यों कतराने लगा? अब इसको ठीक से देखिएगा तो हिंदुस्तान में जो ये रोग आया, नेपाल में तो हिंदुस्तान से आया। हम लोग तो आपकी नकल करते हैं, जी जी ना? बिल्कुल। आप नकल करते हैं विदेशियों की और हम आपकी नकल करते हैं। यहाँ पर जब मैं बच्चा था, देखिए नेपाल में बच्चा था, तो यहाँ घर में पानी नहीं आता था काठमांडू में, तो हम लोग जगह जगह पर पानी के सोते, उसको धारा कहते, सुन धारा, धोबी धारा, यहाँ तरह तरह था, वहाँ लोग नहाने जाते थे। हम लोग भी ना, घर घर में पाइप नहीं था, ये मैं आप कह रहा हूँ 50s की बात, 1950 की बात। तो घर घर में पाइप नहीं था, तो नहाने के लिए लोग वहाँ जाते थे। वहाँ पर स्त्रियाँ, स्तन तो कोई छुपाता ही नहीं था। इट वॉज नॉट ए मैटर ऑफ वो की लोग नीचे स्त्रियां कपड़े पहनती थी, ऊपर तो कोई, और किसी को सेक्सुअलिटी फील नहीं होती थी। बिल्कुल। आप पुरानी पेंटिंग देखिए अजंता एलोरा की, सबकी स्तन खुले हुए हैं, कोई उसका नहीं था। बिल्कुल। ना यहाँ पर्दा सिस्टम था कभी। पर्दा सिस्टम कब आया इंडिया में? जब मुगलों का आक्रमण हुआ, है ना। ये पश्चिमी एशिया से जब लोग आए, तब हम लोग के यहाँ प्रवर्सन आया, ये पर्दा सिस्टम आया, और स्तन नहीं दिखा सकते हैं इसको, मुंह, अब तो वहाँ तो चेहरा ही नहीं दिखा सकते, चेहरे पर ही बुर्का पहनते हैं, है ना। तो ये रोग जो आया ना, सेक्सुअलिटी जो आई है, ये विदेश से आई है। ओके। क्रिश्चियनिटी में भी सप्रेशन था, इस्लाम में भी सप्रेशन था, यहूदी धर्म में भी सप्रेशन था, हिंदू धर्म में सप्रेशन था ही नहीं। अब मैं बताऊं आपको, किसी दुनिया के धर्म में काम शास्त्र लिखा गया हिंदू के सिवा? नहीं लिखा गया है। और जिसने लिखा उसको हमने गाली दी, हमने बादशाह को ऋषि कहा, हमने ऋषि कहा, है ना। जितना ऋषियों को सम्मान दिया जाता है, बादशाह को उतना ही सम्मान दिया गया। दुनिया के किसी धर्म की हिम्मत थी कि कोई काम शास्त्र लिखे और उसको ऋषि के जैसा सम्मान दिया जाए? हिंदुओं की हिम्मत थी। हिंदुओं में सेक्स कभी सप्रेशन नहीं रहा ही नहीं। ये जब इस्लाम का जो आक्रमण हुआ, है ना, थोड़ा तो बुद्धिज्म ने भी बिगाड़ा। बुद्ध ने भी जो कहा ना, थोड़ा ज़्यादा, बुद्ध और महावीर के बाद थोड़ा ज़्यादा सप्रेशन आया, है ना। हिंदुओं में सप्रेशन कभी नहीं रहा है। सारे ऋषि शादीशुदा थे। हमारे जितने देवता हैं, कृष्ण की 8 पत्नियां थी और 16,000 गर्लफ्रेंड थी। बिल्कुल, है ना। हमारे बताइए तो एक भी देवता ब्रह्मचारी थे। राम की भी शादी हुई थी, शिव जी की पार्वती के साथ कितना नृत्य का देखते हैं आप, है ना। कृष्ण का, हमारे तो एक भी देवता ब्रह्मचारी नहीं थे। ये ब्रह्मचर्य की जो धारणा आई, थोड़ा सा जैनियों ने, बौद्धों ने और मुसलमानों ने ये हिंदू धर्म में लाया। उसके बाद से प्रवचन शुरू हुआ। और आपने बातचीत के सिलसिले में एक ऋषि का जिक्र किया, बादशाह। बादशाह ने अपने काम सूत्र में 64 काम वासना की क्रियाओं के बारे में जिक्र किया। आसन, हाउ टू मेक सेक्स, कैसे सेक्स करना है, उसके 64 पोस्चर बताए। लेकिन हम एक ही उसके हिस्से को पकड़ के, जिसको इंटीमेसी करते हैं या फिर इंटरकोर्स करते हैं, हम सेक्स को उतना ही दायरे तक समझ पा रहे हैं। उसके अलावा और जो चीज़ें हैं उस पर हम न बात कर पाते हैं, न मुझे बताया जाता है, न घर में बताया जाता है, न स्कूल में बताया जाता है। चर्चा करना ही पाप समझा जाता है, बात करना ही पाप समझा जाता है। नहीं, सेक्स के विषय में आप ओशो आश्रम में ही सिर्फ बात कर सकते हैं, और इस्कॉन में आप बात कीजिए, आपको बोलने नहीं देंगे। किसी भी दूसरे हिंदू आश्रम में आप इस तरह पर मंच पर बैठ के रिकॉर्ड नहीं कर सकते सेक्स की बात। बिल्कुल। ओशो आश्रम में ही, ओशो आश्रम में फ्रीडम मात्र संभव है। इसलिए इस बात को तो मैं रख रहा हूँ कि यहाँ से ये आवाजें जाएं वहाँ तक। कहीं से आवाज निकली तो दूर तक तो जानी चाहिए, एकदम जानी चाहिए। इसको जितना पर्दे के पीछे रखा जाएगा, उतना ही ये कलुषित होता जाएगा, कलुषित हो जाएगा। सेक्स से, देखिए हमारे गुरु ने कहा, बहुत अच्छा कहा है, सेक्स में कुछ भी बुरा नहीं है, सेक्सुअलिटी में सब कुछ बुरा है। ओके। और काम पवित्र है, कामुकता जो है घृणित है। कामुकता पैदा होती है काम के सप्रेशन, है ना।
तो ये इसको बहुत समझना। लोगों ने सेक्स गुरु ओशो कह दिया। ओशो से ज़्यादा सेक्स को स्वतंत्र करने वाला और सेक्स से मुक्त कराने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं दुनिया में, है ना। उन्होंने कहा काम पवित्र है, कामुकता जो है बहुत घृणित है। आपको मैं सुन रहा था तो आपने एक जगह जिक्र किया कि सेक्स खराब तो नहीं है, लेकिन सेक्सुअलिटी मेडिटेटिव सेक्स होनी चाहिए। हाँ, मतलब ये देखिए, सेक्स और मेडिटेटिव सेक्स का डिफरेंसेस क्या क्या आप बताता हूँ आपको डिफरेंस क्या है। आप दिन में 2-3 बार खा लेते हैं, 24 घंटा खाना तो नहीं सोचते हैं ना। बिल्कुल नहीं। जो आदमी 24 घंटा खाने की चिंतन करता रहे, उसको हम कहेंगे कि उसकी भूख जो है वो घृणित हो गई, है ना। सुबह भी सोच रहा है, शाम भी खा के आ गया तब भी सोच रहा है। मतलब जब खाने का टाइम है तो आप खाते हैं। सेक्स का एक उम्र है, एक समय है जब सेक्स होता है। दिन भर अगर आप सेक्स का पोर्नोग्राफी देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या मन में सोचते रहते हैं, है ना। हर पुरुष हर स्त्री को देख के, और उसके बाद पहली बात ये ना उठे कि ये कितनी एडुकेटेड है, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या है, लेकिन कितनी सेक्सुअल है ना। तो ये रोग है, ये बीमारी है, ये इसका इलाज होना चाहिए। इसको ओशो ने एड्रेस किया, साहस किया है बोलने का। कोई धर्म गुरु, इसलिए ओशो जो है ऐतिहासिक धर्म पुरुष हैं। उन्होंने जो साहसिक कदम उठाया है, अब धीरे धीरे और लोग भी उठाएंगे इसको। जी, इस टॉपिक का आखिरी सवाल ये है, उसके बाद फिर हम लोग ध्यान और अध्यात्म पे बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे से इस विषय वस्तु पे खुल के बातचीत करनी चाहिए? एकदम समझाना चाहिए उनको, एकदम बात करनी चाहिए, साफ बताना चाहिए उनको। ये छुपाने की कोई बात ही नहीं है। छुपाने की क्या बात है ना। जब बच्चे को सिखाया जाता है कि तुम जब बड़े हो गए तो तुमको ऐसे बड़ा होना है, तो ऐसे ही बताना चाहिए। माँ को, बच्चियों को बताना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन होगा तो ये होगा, तुमको ऐसे परहेज करना चाहिए। या जब तुम मैच्योर हो जाओगे तो एक सेक्सुअल रिलेशन में जाना है तो कैसे हेल्दी सेक्सुअल रिलेशन में जाना, माँ बाप को फ्रीली बच्चों को बताना चाहिए। इसको वर्जित सब्जेक्ट नहीं रखिए, इसको रखिए, इसको भी आवश्यक। जैसे माँ बच्ची को खाना बनाना सिखाती है, वैसे ही माँ को बच्ची को सिखाना चाहिए कि हाउ टू मेक योर मैरिज लाइफ हैप्पी। ओके स्वामी जी, अब जो यंग जनरेशन है वो अध्यात्म से बहुत परे जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है। उसको लगता है कि मैं मंदिर जाके क्या कर लूँगा। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हर आदमी जो यंगस्टर है, क्या यंगस्टर के अलावा भी जो समाज के बहुत सारे ऐसे बौद्धिक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो धर्म को, अध्यात्म को और ध्यान को, ये तीनों को एक ही में वो मर्ज कर देते हैं, तीनों का फ्यूज़न बना देते हैं, जबकि तीनों अलग अलग चीज़ हैं। तो मैं ध्यान से शुरू करता हूँ। पतंजलि योग सूत्र में 8 तरीके के ध्यान बताए गए हैं, और जो हम ध्यान करते हैं 7वें पोजीशन पे आता है यम नियम प्राणायाम के बाद। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, समाधि 8वां आता है। तो जो ध्यान के पहले जो धारणा का है, जो 6ठा है, तो क्या बिना धारणा के ध्यान हम कर सकते हैं? नहीं, जो पतंजलि का मार्ग है ना, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा मार्ग है ना। कोई ज़रूरत नहीं कि आप पतंजलि के मार्ग से ही चलें, वो भी एक मार्ग है, ठीक है। उसमें अब यम नियम से शुरू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपको अपना खाना पीना, जीवनचर्या, है ना, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से शुरू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। यम नियम से, है ना। तो एक बहुत लंबा मार्ग है वो। और उसके बाद योग, उसके बाद प्राणायाम, है ना। तब आपको धारणा ध्यान पर जाना पड़ेगा। बड़ा लंबा मार्ग है ये। और हम लोग जो ओशो का मार्ग है ना, ये बहुत छोटा मार्ग है, बहुत सहज मार्ग है। क्योंकि आजकल के युग में यम नियम साधने में ही आपको 10 साल लग जाएंगे, तभी नहीं सधेगा। बिल्कुल सही है ना, इतना कठिन है ना। खासकर देखिए, जैसे अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्मचर्य साधने में उतना आसान नहीं है ना। जी बिल्कुल। अपरिग्रह, ये भी साधना आसान नहीं है कि आप कम से कम सामान में यूज करो लाइफ। तो वो थोड़े से लोगों के लिए ठीक है, पतंजलि का जो मार्ग है थोड़े से लोगों के लिए ठीक है। एक दूसरा मार्ग है जो जैसे तंत्र का मार्ग है, इसमें आपको इस तरह की कोई वर्जन नहीं है, है ना। जो
अष्टावक्र का मार्ग है, देखिए उसमें इस तरह का कोई वर्जन नहीं है। ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से ही हो जाए, भक्ति का मार्ग है। जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो कई योग है ना, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है ना, कई योग हैं। आप किसी एक योग से जा सकते हैं। पतंजलि का जो पतंजलि योग सूत्र है वो थोड़ा कठिन मार्ग है, कुछ लोगों को सूट करता है, सबको सूट नहीं करेगा। जी, लेकिन ध्यान का आखिरी में या तो पतंजलि का ध्यान हो या आज के समय में बहुत अलग अलग धर्म गुरु अपना ध्यान दे रहे हैं। ध्यान का एक साधारण भाषा में, अगर बोलचाल के भाषा में मैं किसी को समझाना चाहूँ या बताना चाहें तो एक साधारण भाषा में कि हम अपने शरीर को किसी एक स्थान पे नियंत्रित कर लें या उस चीज़ को जानने की कोशिश करें, या इसके अलावा भी ध्यान का कोई और? नहीं, देखिए पतंजलि को ही लोग ठीक से पढ़ते नहीं हैं। जी। पतंजलि का जो पहला सूत्र है ना, योग क्या है, पतंजलि का चित्त वृत्ति निरोध इति योगा, वो शीर्षासन को योग नहीं कह रहे हैं। पूरे पतंजलि योग सूत्र में शीर्षासन तो कहीं आया ही नहीं, कोई आसन नहीं आया है। चित्त वृत्ति निरोध, ये तो बाद में लोग हठ योगियों लोग ने घुसा दिया है। पतंजलि में तो कहीं योग शीर्षासन और वज्रासन कहीं कोई बात ही नहीं है। तो पहला श्लोक ही लोग ठीक से समझते हैं। उसने क्या कहा, चित्त वृत्ति निरोध इति योगा, चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना, विचारों का शांत हो जाना ही योग है ना। अब कितनी अच्छी परिभाषा है। अब इसको लोग इसको भूल जाते हैं, पतंजलि वाले इसको नहीं पकड़ पाते हैं। उसने कहा अगर चित्त की वृत्तियां तुम्हारी निरोध हो जाती हैं, कुछ आसन व्यायाम प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो उनके लिए है जिनकी चित्त की वृत्तियां निरोध नहीं हो पाती है ना। इसलिए एक दूसरा मार्ग है जिसको कहते हैं लोग सहज मार्ग, जिससे कबीर ने कहा आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, है ना, सुंदर रूप हंस हंस निहारूं, है, मैं कोई भी अपने ऊपर थोपता नहीं हूँ, मैं जीवन का सब रस लेता हूँ, है ना, उसके बाद भी मुक्त हूँ। तो सहज योग है। बुद्धिस्टों में भी आया ना, बुद्ध धर्म में इतना सप्रेशन था कि वज्रयान आया। वज्रयान में सेक्स भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है जी। तो विरोध में आया। तो पतंजलि का मार्ग या जो थेरवादी बुद्धिस्ट का मार्ग है वही एक मार्ग नहीं है, सरल मार्ग भी है जिसको हम लोग सहज योग कहते हैं। उसका पालन आसान है, सहज ही है, नाम ही है ना, सहज योग। हाँ? तो उसका पालन आसान है। इसलिए फिर मैं कहता हूँ हर व्यक्ति की वृत्तियाँ अलग है, हर व्यक्ति का टेस्ट अलग है। जो आपको सूट करेगा भोजन मुझे नहीं सूट कर सकता। जी बिल्कुल। जो कपड़ा आपको सूट कर सकता है मुझे नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो एवरीबॉडी शुड हैव टोटल फ्रीडम टू गो अकॉर्डिंग टू हिज इंस्टिंक्ट, अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। दैट इज अ साइन ऑफ ए हेल्दी सोसाइटी। स्वामी जी, ध्यान उन युवाओं में या उन व्यक्तियों में जो बेचैन हैं, जो भागम भाग दौड़ में भाग रहे हैं, रोज़ भाग रहे हैं, कुछ न कुछ पाने की उनकी लालसा है, नहीं मिल रहा है, फिर मिल जाने के बाद भी भाग रहे हैं, तो ध्यान उनके जीवन में कितना सार्थक हो सकता है और कितना सुकून पहुंचा सकता है? अब ये, और उनको ध्यान के लिए क्या करना चाहिए? अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रह गया, अब ये अनिवार्य हो गया है। क्योंकि मानसिक संताप जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन ऐसा बढ़ रहा है, एंग्जाइटी ऐसी बढ़ रही है, ऐसा हम लोग के बचपन में ऐसा नहीं सुनते भी नहीं थे कि कोई लोगों को नींद नहीं आती। हम लोग तकिया खोजते, कहीं भी जगह मिल जाए वहीं सो जाते थे। स्कूल में टीचर आने में देर हो गया वहीं सो गए, बेंच पर ही सो जाते। नींद तो बहुत नेचुरल चीज़ थी ना। अब नींद जो है एक ब्लेसिंग हो गई है। अगर आपको बिना दवा खाए हुए, बिना शराब पिए हुए, बिना स्ट्रेस को मैनेज किए नींद आ जाती है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। नींद जैसी स्वाभाविक चीज़ें भी अब जटिल होती चली जा रही हैं। जी बिल्कुल। इसीलिए अब ध्यान जो है सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रह गया, ये कंपल्सरी हो गया है। इसलिए आपको जानकारी होगी, मैंने 10 साल मेहनत की कि विश्व ध्यान दिवस घोषित हो। ध्यान को अब मुस्लिम कंट्री में भी अलाउ किया जाए, क्रिश्चियन, क्योंकि हम लोग शिविर लेने जाते थे जब दूसरे हिंदुस्तान से बाहर जाते, नेपाल से बाहर जाते थे, तो योग लोग सीखते थे। ध्यान की बात करें, अमेरिका में, इंग्लैंड में भी लोग कहते थे तुम हमको हिंदू बनाने आए हो क्या? ध्यान तो हिंदुओं का है। जी बिल्कुल। योग तक वो मान जाते थे हेल्थ के लिए। ध्यान की बात करते थे, यू वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन, वो तो तुम लोगों का धर्म की बात है।
तो मैंने इसलिए 10 साल मेहनत किया कि विश्व ध्यान दिवस की घोषणा हो। ध्यान शुड ऑल्सो बिकम यूनाइटेड नेशन एक्सेप्टेड फीचर। तो अब यूनाइटेड नेशन, मेरे 10 साल की मेहनत के बाद 2025 में जाके घोषणा हुई विश्व ध्यान दिवस, है ना। अब आप मुस्लिम कंट्री में भी हम ध्यान सिखा सकते हैं क्योंकि वो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। वो नहीं कह सकते हैं कि ध्यान जो है हिंदुओं का विधि है, ये तो यूनाइटेड नेशन ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो अब ध्यान जो है ऑप्शनल नहीं रह गया। इतना संताप बढ़ गया, इतना सुसाइडल रेट बढ़ गया है, सामान्य लोगों को नींद असंभव होती जा रही है। अमेरिका, इंग्लैंड में देखिएगा तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल या तो अल्कोहल का सपोर्ट लेना पड़ता है सोने के लिए, या ड्रग्स खाना पड़ता है उनको, या कोई म्यूजिक बजाना पड़ता है, मतलब दे नीड एक्सटर्नल सपोर्ट फॉर नेचुरल स्लीप। जी बिल्कुल। तो ध्यान जो है अब आपको नेचुरल स्लीप ला सकता है, लाइफ को नेचुरल बना सकता है। इसलिए ध्यान अब ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रह गया है और हर व्यक्ति को ध्यान सीखना चाहिए। स्वामी जी, हम लोग इस बातचीत के आखिरी कड़ी में हैं। 2-3 और छोटे छोटे सवाल हैं। जो व्यक्ति धर्म और अध्यात्म को एक ही जैसे मानते हैं, अगर उनको साधारण भाषा में धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है, इसको कैसे समझाया सकता है? इसको देखिए, धर्म जो है विश्लेषण है, विश्लेषणवादी है, हिंदू धर्म है ना। एक तरह से ये एक जाति को इलाज कास्टिज्म है, ये धर्म जो है ना। हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम धर्म, ये यहूदी धर्म है, ये सब धर्म है, मुसलमान धर्म है। अध्यात्म जो है सबको समेटे हुए, स्पिरिचुअलिटी में सब आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग जो है, हम ओशो सन्यासी जो है, हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें धार्मिकता चाहिए। मतलब स्पिरिचुअलिटी चाहिए, रिलीजन नहीं चाहिए, क्योंकि रिलीजन से युद्ध होता रहा है। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या मतभेद है? देखिए तो पहले एक ही देश था। जी बिल्कुल। आज भी देखिए तो भोजन करीब करीब एक ही है, दाल भात भी खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कपड़ा एक ही है, बिल्कुल। बोली एक ही है, चेहरे एक ही है। लेकिन कौन चीज़ लड़ाता है बार बार? हर 10 साल के बाद इंडिया और पाकिस्तान में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है। हर 10 साल के बाद कौन चीज़ लड़ाता है? इस्लाम और हिंदुज़म लड़ाता है। तो ये लड़ाने के लिए बना था या मिलाने के लिए बना था? धर्म तो बना था लोगों को प्रेम सिखाने के लिए। आज इजराइल और हमास में जो युद्ध हो रहा है, उनके बीच में क्या डिफरेंस? एक ही डिफरेंस है कि एक इस्लाम मानते हैं और एक यहूदी धर्म मानते हैं। तो धर्म का काम क्या सिर्फ लड़ाना रह गया? धर्म का काम तो जोड़ना था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अब धर्म विदा होना चाहिए, और जो आपने अध्यात्म कहा है ना, वो अध्यात्म आना, धार्मिकता आनी चाहिए। अब धर्म विदा हो जानी चाहिए। तो स्वामी जी, आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे उन युवाओं के लिए, उन छात्रों के लिए जो अपने करियर के लिए परेशान हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं मिल रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ओशो की ऐसी कौन सा दर्शन वो सुने या पढ़ें, या ओशो के ऐसे कौन सा योग या फिर ध्यान को अपने आप में एडॉप्टेशन में लाएं या उसको करें, जिससे उनके जीवन में एक स्थिरता और आगे बढ़ने में एक सफलता की एक कदम और आगे बढ़े? इसके बारे में आप ओशो के दृष्टिकोण से क्या बताना? हम बच्चों को क्या कहेंगे कि देखिए, एजुकेशन में आप कमज़ोर हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसके लिए आप जरा भी डिप्रेशन, इन्फिनिटी में मत जाइए। दुनिया के बड़े बड़े जो बिरला ने क्या कितना पढ़ा हुआ है, स्कूल ड्रॉप आउट है। अमेरिका में देखिए तो जितने कंप्यूटर के इंजीनियर, बड़े बड़े विद्वान जो है कंपनी चला रहे, सब कॉलेज छोड़ के भागे हुए हैं, है ना। तो जो कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं, वो हम बताते हैं, हमारे साथ जो स्कूल में पढ़ते थे, जो बिजनेस क्लास के लोग थे, मारवाड़ी थे, गुजराती थे, उन लोग के गार्जियन ने उनको 9-10 क्लास में उठा के ले गए। नहीं व्यापार करेगा। हम कहे, मेरा एक दोस्त था क्लास में फर्स्ट करता था, है ना, मारवाड़ी था, उसके पिताजी उसको लेने, हम कहे कि ये तो इतना फर्स्ट कर रहा है। बोला तो फर्स्ट करके क्या करेगा, मुनीम बनेगा। हाँ, तो ये जो पढ़ करके जो ये बनेगा, वो उसको तो हम नौकर रखते हैं, जी, है ना, ले गए। और हुआ ही, जब तक हम इंजीनियरिंग बने तब तक वो अरबपति बन गया था। उसके अंडर में 200 इंजीनियर काम कर रहे थे उसकी कंपनी में। तो एजुकेशन में जो कमज़ोर है, उस अपने को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मत सब।
दुनिया में सारे जीनियस जो है ड्रॉप आउट है स्कूल कॉलेज से। मेरे पास डाटा है, आपको मैं दूंगा। पढ़े वो लोग जो पढ़ाई में कमज़ोर हुए ना, वो अरबपति हो गए या पॉलिटिशियन हो गए, मंत्री हो गए और सब हो गए। जो डॉक्टर नहीं बन सके वो हेल्थ मिनिस्टर बन गए तुरंत, उनके अंडर में सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। कई पॉडकास्ट देखने के बाद लोग ये समझने लगे कि स्वामी जी ये कर रहे हैं कि भाई ड्रॉप आउट ही ले लो, उसमें तुम अच्छा कर लोगे, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करो। मैं तो कहता हूँ, अगर तुम्हारी रुझान नहीं है तो जबरदस्ती मत पढ़ो। ड्रॉप आउट जो लोग हो गए, जो जिनका रुझान नहीं था, वो लोग बिजनेस करके फिर 50 पीएचडी को अपने सर्वेंट रखे हुए हैं। उनके अंडर में 50-100 पीएचडी काम करते हैं। वो स्कूल का ड्रॉप आउट है। मेरे पास तो लंबा लिस्ट है ड्रॉप आउट का, अभी वो याद नहीं है, मैं आपको कहे तो दे सकता हूँ। जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं सब ड्रॉप आउट है। बिरला ड्रॉप आउट है ना। स्टीव जॉब्स भी है। हाँ, स्टीव जॉब ड्रॉप आउट है। तो इसमें कोई इन्फिनिटी नहीं फील करनी चाहिए कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूं। नहीं, आप बिजनेस करो, दूसरे जिसमें मैं अच्छा कर सकता हूं उसको करें। जिस विधा में तुम अच्छा कर सकते हो करो, है ना। आज एक फिल्म का एक्टर आ जाए, है ना, कितनी भीड़ लगती है। एक डॉक्टर के आगे कौन, पेशेंट के अलावा कौन जाता है डॉक्टर को पूछने, है ना। अमिताभ बच्चन आ जाए तो सारा काठमांडू जाता है देखो। तो तुम अगर फिल्म में अच्छा कर रहे हो, फिल्म में अच्छा करो, है ना। जिस फील्ड, क्रिकेट में देखिए अभी जो क्रिकेटर लोग हैं उनका कितना क्रेज है, पैसे भी है, इज्जत भी है। तो स्कूल ड्रॉप आउट्स को मैं इन्फिनिटी कम्प्लेक्स से सफर के लिए नहीं कहूँगा। कहेगा तुम जिस विधा में अच्छा कर सकते हो, संगीत में, कविता में। एक एक कवि कितने भर, हम लोग नाम रामधारी सिंह दिनकर को पढ़े थे स्कूल में, अभी तक याद है उनकी कविताएं, है ना। कैसी कैसी बात कही है। तो वो अगर ये अफसर हो जाते समझिए तो क्या होते, ज़्यादा से ज़्यादा एसडीओ होते, डीएसपी होते, क्या होते, उनका नाम हम कौन जानते हैं। तो जिस विधा में आपको रुचि है उस विधा में आप नाम कमाइए। स्कूल छोड़ना पड़े, कॉलेज छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, छोड़ दीजिए। तो आखिरी में स्वामी जी, आपका ऐसा कोई संदेश जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको दे सके इस पावन तपोवन के प्रांगण से, जिससे उनके जीवन में खुशहाल हो, अपने आप के एक इंसानियत और मानवता को समझ सके, अपने अंदर एक ठहराव ला सके और ठहराव ला के अपनी ज़िंदगी में क्या करना है उसको सोच सके, कोई ऐसा सूत्र? देखिए, मैं कहूँगा कि आप आनंदित रहेंगे तो आप दूसरे को भी आनंद देंगे। आप अगर दुखी रहेंगे तो अपने पत्नी को भी सताएंगे, बच्चों को भी सताएंगे, है ना। तो हर आदमी को सोचना चाहिए कि हाउ टू बी हैप्पी, कैसे संतुष्ट रहे, कैसे खुश रहे, कैसे नाचे गाए, संगीत बजाए, है ना। जो सुखी आदमी है वही दूसरे का सुख भी बर्दाश्त करता है। जो जेलस होता है, आप सुखी नहीं हैं, दूसरे को हंसते देखते तो आपको मन में ईर्ष्या आती है। हाँ, तो दुनिया को अगर आनंदित बनाना है तो हमको पहले आनंदित होना पड़ेगा, अपने को आनंदित बनाना पड़ेगा, जैसे भी हो। उसके लिए ओशो का साहित्य, ओशो के ध्यान, हमारे आप तो 7 दिन हमारे साथ नाचे हैं। हम ध्यान करने के लिए नाक बंद करके ऐसे बैठना नहीं सिखाते, नाचना सिखाते हैं। संगीत में नाचिए, गाइए, हंसिए, हंसीवा खेलीवा धरीवा ध्यानम। पहले दिन से ही हम नाचना सिखाते हैं, आनंद से ही हमारी यात्रा शुरू होती है। तो ओशो आपके आनंद के सहायक हो सकते हैं। ओशो का ध्यान अधिकांश व्यक्ति को सूट करेगा। जिनकी रुचि हो ओशो को पढ़ें और हमारे पास आएँ, ओशो आश्रम में आएँ। मैं उनको सुखी लड़का बना के भेजूँगा। स्वामी जी, आप अपने व्यस्त समय में से इस होपकास्ट के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं कृतज्ञ रहूँगा। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये पॉडकास्ट काठमांडू स्थित तपोवन जो ओशो कम्यून है वहाँ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मैं 11 तारीख से लेके 19 तारीख तक इस ओशो कम्यून में ट्रांसफॉर्मेशन जो सेशन था उसका मैं खुद एक हिस्सा था, एक उसके पार्टिसिपेंट्स के तौर पे। आने से पहले मन में तमाम तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे आए, ऐसी माहौल, ऐसे पारिवारिक माहौल मिला, दोस्त बने, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिला। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके मन में सच में कुछ कुंठा है, अपने आप में आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं या कुछ नई तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो मेरे तरफ से आपसे आग्रह है कि कम से कम एक बार
तपोवन जो काठमांडू में स्थित है। आप यहाँ पे अगर भारत से हैं तो आप बस से भी आ सकते हैं, बॉर्डर एरियाज ट्रेन तक आ सकते हैं, प्लेन की व्यवस्था है। एक बार ज़रूर आइए और सच में आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये वाकई आप इसके बारे में कभी सोचे नहीं होंगे। इस चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर इस पॉडकास्ट के ऊपर आपका कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं या इस सिलसिले में इस पॉडकास्ट के आगे की कड़ी को सुनना चाहते हैं या चाहते हैं कि किसी ऐसी विषय वस्तु पे ओशो के दृष्टिकोण से स्वामी जी को फिर से रिकॉर्ड किया जाए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपने देखा, आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।